देखिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश का ध्रुवण। इसके पहले क्या पढ़े थे? विवर्तन। विवर्तन में क्या सीखा हमने? विवर्तन में हमने सीखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतले झिर्री अथवा रेखा छिद्र से होकर गुजरती हैं तो उसके किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसकी पूरी व्याख्या हम लोगों ने कर रखी है हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के अनुसार। आज का टॉपिक रहेगा प्रकाश का ध्रुवण। यह टॉपिक का नाम है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। देखिए, बात नहीं करेगा कोई, ऑनलाइन डांट पड़ेगी। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट ध्रुवण आपको पढ़ना है। पोलराइजेशन होता क्या है ये हमको जानना है, ठीक है। ध्रुवण क्या चीज़ होता है, तो इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट सीखना होगा, प्रकाश की प्रकृति, जिसमें हम लोग जानते हैं हाइगेंस ने क्या बताया था। फर्स्ट पॉइंट कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। तरंगों के रूप में संचरित होता है, ऐसा सुझाव किसने दिया था? हाइगेंस ने। दूसरा, इसके सुझाव में एक माध्यम भी माना गया था जिसका नाम क्या है? ईथर। और माध्यम के कणों के सहारे ही प्रकाश ऊर्जा आगे माध्यम में बढ़ती है, ऐसा माना गया है। तो इसमें से दूसरा पॉइंट था कि जो तरंग है वो कौन सी तरंग होती है, तो इसने माना था कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। परंतु अगर हम प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान के चलेंगे तो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हम नहीं कर सकते। इसीलिए हाइगेंस का सिद्धांत कुछ नियमों की व्याख्या करने में अक्षम है, उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, ऐसा हाइगेंस ने माना, और प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये भी हाइगेंस ने माना। परंतु बाद में पता चला ना तो कोई ईथर है, यानी डेविसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया कि ईथर नाम का कोई मटेरियल इस यूनिवर्स में प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब ईथर नाम का कोई मटेरियल ही नहीं है तो फिर तो पूरी थियरी ख़त्म हो गई। और दूसरा, उसके बाद डेविसन और जर्मर के अन्य आगे जाके एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें पता चला कि प्रकाश तरंग तो है, वेव है, लेकिन कैसी वेव है? अनुप्रस्थ है। प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ऐसा रिसर्च कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने सबको खारिज करते हुए कहा कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी ना अनुप्रस्थ है ना अनुदैर्ध्य है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इस तरंग की पूरी व्याख्या 4 समीकरणों द्वारा किया था उन्होंने, जिन्हें कहते हैं मैक्सवेल के समीकरण। उसमें से गॉस का नियम है 2, और एक एम्पियर का नियम है, और एक फैराडे का नियम है। 4 नियम थे ना। एम्पियर के 2 नियम, एक था वैद्युत क्षेत्र के लिए कि E.dA बराबर क्या होता है? Q/ε0 होता है, ये एक नियम था। दूसरा नियम क्या था? चुंबकीय क्षेत्र के लिए B.dA बराबर होता है 0। ये गॉस के दोनों नियम थे, वैद्युत क्षेत्र के लिए और ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए किसी बंद परिपथ पे। तीसरा क्या था? फैराडे का नियम, कि जो EMF होता है वो एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये गॉस का नियम है। और फोर्थ था एम्पियर लॉ, जिसे यहाँ यूज़ किया गया कि इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl बराबर होता है μ0I नेट, कुल धारा। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी, जो एम्पियर ने कुल धारा यूज़ किया था उसमें से केवल कंडक्टिंग करंट को लिया था, जबकि मैक्सवेल ने कंडक्टिंग करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट को भी लिया।
कंडक्टिंग करंट कौन सी करंट होती है भाई? जो सोर्स द्वारा जनरेट की जाती है, चाहे बैटरी हो या सेल, वहाँ से जो धारा उत्पन्न करते हैं या हम प्रवाहित करते हैं चालक में, उसे बोलते हैं कंडक्टिंग करंट। लेकिन चालक में जैसे कुंडली है, प्रणालिका है, उसमें धारा प्रवाहित होने पर स्वतः एक घटना होती है जिसका नाम है अन्योन्य प्रेरण या स्वाप्रेरण। इन घटनाओं के कारण एक धारा स्वतः उत्पन्न भी हो जाती है, और वो धारा उत्पन्न किस कारण से होती है? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। कौन से? वैद्युत क्षेत्र में। तो इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा। बाकी चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो इसे चालन धारा कहते ही है। ये वैद्युत क्षेत्र के कारण जैसे ईएमएफ जनरेट होता है कौन से फील्ड में परिवर्तन होने से? चुंबकीय। ऐसे वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण भी धारा उत्पन्न होती है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये 4 समीकरण थे जिसके उन व्यक्ति का नाम क्या है? मैक्सवेल। और इस मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश एक्चुअल में विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब अगर ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें वैद्युत वेक्टर होंगे, वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर दोनों उपस्थित होंगे। वैद्युत वेक्टर भी होगा और चुंबकीय वेक्टर के कंपन उपस्थित होते हैं। यानी इसमें वैद्युत वेक्टर के भी कंपन पाए जाते हैं और चुंबकीय। इसी को हम लोग ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस, ऐसे, और यहाँ से शुरू करके ऐसे और ऐसे, ऐसे तो बनाते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक को इलेक्ट्रिक और एक को मैग्नेटिक लेना है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे वो ऐसे मिलेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऐसे मिलेंगे। दोनों एक दूसरे के सदा क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है। तो ये वैद्युत वेक्टर के कंपन है और एक चुंबकीय वेक्टर के कंपन है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इन परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के कारण करंट आगे की दिशा में जा रही होती है, उसी डायरेक्शन में ऊर्जा भी जाती है। तो वास्तव में प्रकाश क्या है? वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के वैद्युत वेक्टरों का कंपन है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। तो मैक्सवेल के अनुसार हम लाइट को क्या मानेंगे? लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जाती कैसे है? बाई वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, बाई द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स के वाइब्रेशन के द्वारा ही मीडियम में आगे जाती है। इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स होंगे, वो वाइब्रेट करेंगे और वो एनर्जी को आगे ले जाएंगे। इसके लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नोट किया जाए। प्राकृतिक प्रकाश, नेचुरल लाइट, प्राकृतिक प्रकाश, नेचुरल लाइट। प्राकृतिक प्रकाश या इसी को बोलते हैं आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश यानी नेचुरल लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट। नेचुरल लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट, प्राकृतिक प्रकाश या आध्रुवित प्रकाश। ये हेडिंग लगा लीजिए। बताएं।
देखो अभी हमने आपको बताया कि जो प्रकाश है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन के द्वारा माध्यम में आगे चलता है। तो निश्चित है कि कोई भी प्रकाश ऊर्जा अगर हम कहीं भी कंसीडर करें, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे लाइट है, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी होंगे और मैग्नेटिक वेक्टर्स भी होंगे। और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जहाँ जहाँ जिस जिस दिशा में संभावनाएं बनती हैं, प्रत्येक उस दिशा में ये वेक्टर्स आपको मिलेंगे। इन्हें कहते हैं वाइब्रेटिंग वेक्टर्स। वाइब्रेटिंग वेक्टर्स। और जो ये वाइब्रेटिंग वेक्टर्स है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसी लाइट को बोलते हैं नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट, नेचुरल लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट। तो ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में और सभी तलों में पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आध्रुवित प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। नेचुरल लाइट हमेशा इसी फॉर्मेट की होती है। ठीक है। अब ये लाइट जो अनपोलराइज्ड है, ये लाइट किसी मीडियम में जाएगी। भाई जाना तो मीडियम कोई है ना, कोई तो माध्यम होगा, जैसे वायु है, कांच है, जल है, जाएगा वहाँ। सड़क है, लोहा टीना सब है, सबसे टकराएगी। यस यस। तो इस मीडियम में जब ये लाइट आएगी तो इसमें कई घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि स्कैटरिंग हो सकती है। स्कैटरिंग समझते हो ना, प्रकीर्णन। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, ध्यान से बात को समझिए, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इस प्रकीर्णन के बाद जो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स मिल रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, किसी एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स मिलते हैं। यानी हम ये कहें कि प्रकीर्णन के द्वारा भी ध्रुवण हो सकता है। प्रकीर्णन के द्वारा भी ध्रुवण होता है। ध्रुवण का क्या मतलब है? ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये पोलराइज्ड हो जाए। पोलराइज्ड होने का क्या मतलब? जो अनपोलराइज्ड है वो सभी डायरेक्शन में इसके वेक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन किसी प्रक्रिया द्वारा अगर ये सभी दिशाओं के वेक्टर किसी एक ही दिशा में अरेंज हो जाए या किसी एक ही तल में आ जाए, किसी एक दिशा में या किसी एक तल में आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? ध्रुवित कहेंगे, और इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहेंगे। तो स्कैटरिंग के द्वारा भी ऐसा कभी कभी होता है कि ये जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो किसी एक प्लेन में आ जाते हैं, एक तल में हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्कैटरिंग द्वारा भी प्रकाश का क्या हो रहा है? ध्रुवण। दूसरा, रिफ्रैक्शन। नाम तो सुना होगा। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन द्वारा भी प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवण होता है। इसमें एक फॉर्मूला है n बराबर tan I/P। इसे कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। ये फॉर्मेट हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप ध्यान में रखना कि अपवर्तन द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण हो सकता है। दूसरा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। परावर्तन द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण होता है। इसके बाद स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और भी कुछ लिख डालें। बाई डबल रिफ्लेक्शन। द्वि परावर्तन द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण होता है। ऐसे अगर आप देखोगे तो डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, जिनके द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है। यानी जो एक अनपोलराइज्ड लाइट है वो या तो 100% या कुछ परसेंट क्या हो जाती है? ध्रुवित हो जाती है। ध्रुवित होने का क्या मतलब? जो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहे हैं वो किसी एक प्लेन के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन में आ जाएंगे। जैसे
एक अनपोलराइज्ड लाइट का ग्रुप मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये अनपोलराइज्ड लाइट है और इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स क्या हैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये 10 की 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं समझते हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 और 4 इनके बीच में और एक अप एंड एक डाउन, 10 डायरेक्शन होता है। तो सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पाए जाते हों तो इसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या अनध्रुवित प्रकाश, और यही अध्रुवित प्रकाश को हम नेचुरल लाइट भी कहते हैं। तो ये नेचुरल लाइट है। अब ये नेचुरल लाइट अगर पोलराइज्ड होगा तो इसकी दो स्थितियाँ बनेगी। प्लेन पोलराइज्ड, क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, हिंदी में बोलते हैं समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित। देखो ये पोलराइज्ड लाइट है, अगर ये समतल ध्रुवित होती है तो समतल ध्रुवित होने का मतलब इसके वेक्टर जो सभी तल में थे अब वो सिर्फ केवल और केवल एक तल के अनुदिश और एक ही दिशा में मिलेंगे, उसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो या तो इस तल के लंबवत होंगे या फिर तल के समांतर। तो अगर तल के समांतर है कौन, वेक्टर, वेक्टर्स क्या है, समांतर किसके, तल के, तो इसको शो करने का अलग तरीका है। और अगर ये वेक्टर्स लंबवत है तल के तो इसको भी शो करने का एक अलग तरीका है। अगर तल के समांतर होते हैं तो कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, ये हैं तल के समांतर। और अगर तल के लंबवत हुई है तो डॉट डॉट शो करते हैं ऐसे। बात समझ में आई। एक अध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित हुआ। अब समतल ध्रुवित हुआ तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसमें वेक्टर के वाइब्रेशन या तो तल के लंबवत होंगे या तल के समांतर होंगे। अगर तल के समांतर हैं तो इस प्रकार से एरो लगा के व्यक्त करेंगे, और अगर तल के लंबवत हैं तो डॉट डॉट द्वारा शो किया जाएगा। क्या इतनी बात स्पष्ट है? इतना आप नोट कर लीजिए, तब इसके आगे और ज्ञान बांटते हैं। पोलराइड्स, ये पोलराइड्स क्या होते हैं भाई? देखो पोलराइड एक छोटे छोटे यंत्र होते हैं। पोलराइड प्रकाश को लिख लो, ऐसे बोल देते हैं, लिखिए। पोलराइड प्रकाश को समतल ध्रुवित करने की सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है। पोलराइड प्रकाश को समतल ध्रुवित करने की सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है। सबसे सस्ती और समतल ध्रुवित करने की सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है। पोलराइड प्रकाश को समतल ध्रुवित करने की सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है। सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है जिसका निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है। जिसका निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है। देखिए पोलराइड्स का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं हम, ये कांच का एक टुकड़ा लिया गया सर्कुलर, ठीक है, कांच है, ये केवल प्लेन कांच है, और एक और कांच का टुकड़ा लेते हैं ऐसे। दो कांच के पारदर्शी टुकड़े लिए गए। इसके बाद इनके बीच में हर्पेथाइट नामक एक मटेरियल होता है जो कि सेलुलोज से बनती है।
किससे बनती है? सेलुलोज का बनाया जाता है। इसे बनाकर बहुत पतली फिल्म इसकी, थिन फिल्म, बहुत पतली फिल्म सोडियम हरपेथाइट या सेलुलोज का होता है, बना होता है। और इस पतली फिल्म में अच्छे होती हैं, प्रकाशिक अच्छे ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रकाशिक अच्छे, लाइट एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से, जिससे कि इनमें से वाइब्रेशन आगे गुजर सके। इन पहली वाली जो ये कांच की प्लेट देख रहे हो ना, इसके ऊपर इसको रखते हैं और फिर दूसरी वाली प्लेट को रख के ऐसे चिपका देते हैं, यानी ऐसे दो कांच की परतों के बीच में इस क्रिस्टल को क्या करते हैं, ऐसे दबा दिया जाता है, ठीक है। एक कांच की प्लेट है, उसके ऊपर ये हरपेथाइट का प्लेट रखा गया, मतलब पतली सी थिन फिल्म लगा दिए, उसके ऊपर से उठा के दूसरे वाले कांच को ऐसे रख के चिपका देते हैं, तो दो कांच के बीच में ये पतली फिल्म आ जाती है। और जो ये संरचना बन गई, इसी को पोलेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलेराइड। अब इस पोलेराइड में देखो एक्सिस है, एक्सिस है का क्या मतलब? अगर यहाँ से लाइट ऐसे सीधा जाएगी ऐसे, तो इसमें आर पार गुजर जाएगी, लेकिन अगर इसके लंबवत लाइट ऐसे आएगी तो इससे बाहर नहीं जा पाएगी। तो लाइट जो भी होगा वो ऐसे समांतर वाली, वो सभी प्रकाश की किरणें इसमें से गुजर सकती हैं, लेकिन लंबवत वाली कोई किरण या अन्य किसी और कोण वाली कोई किरण इसमें से नहीं गुजरेगी। तो एक पोलराइड यहाँ लिया और एक आध्रुवित प्रकाश स्रोत यहाँ पे है। अब इस आध्रुवित प्रकाश के वेक्टर के कंपन तो सभी दिशाओं में होंगे ना, इस पोलराइड के लंबवत भी होंगे, समांतर भी होंगे, लेकिन वही लाइट इसमें से गुजरेगी जो इस पोलराइड की एक्सिस के समांतर होगी। तो ऐसे में हमें सिर्फ एक दिशा के कंपन प्राप्त होंगे, और इस एक दिशा वाले कंपन को ही हम क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश को ध्रुवित करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका और व्यापारी तरीका क्या है? पोलराइड। पोलराइड का प्रयोग करके हम प्रकाश को समतल ध्रुवित कर सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे चर्चा कल करेंगे।